हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वह है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने किया था ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, अब उसको कैसे हम समझ सकते हैं, उसके कौन कौन से टूल्स हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद में कोई भी रिजल्ट नहीं शो करते या लिमिटेड रिजल्ट शो करते हैं, आप बोल सकते हो। तो इनको एनालाइज किया जाता है, क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एब्सोल्यूट फिगर होते हैं और एनालिसिस हम परसेंटेज के रूप में कर सकते हैं, रेशियो के रूप में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही है। तो भी किसी भी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी, लिक्विडिटी या फाइनेंशियल साउंडनेस को चेक करने के लिए ये फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट के एनालिसिस है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इनके कौन कौन से ऐसे पार्ट है, मेथड हैं जिसके थ्रू फाइनेंशियल एनालिसिस किया जा सकता है। नंबर 1 आता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और आज का जो अपना लेक्चर रहने वाला है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के ऊपर ही है, लेकिन उससे पहले थोड़ा जो टूल है अलग अलग, थोड़ा बहुत उनके बारे में भी जान लेते हैं। सेकंड वन क्या आएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट। थर्ड वन ट्रेंड एनालिसिस। फोर्थ अकाउंटिंग रेशियो। फिर कैश फ्लो, फंड फ्लो, ब्रेक इवन। वन बाय वन हम इसको करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कंपैरेटिव है, लेकिन सबसे पहले इनके होता क्या है इनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें हमने पढ़ा था सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल एनालिसिस है या फिर डायनामिक एनालिसिस है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ जी सर पढ़ा था। तो इसमें क्या था, इसमें प्रीवियस ईयर के फिगर का करंट ईयर से कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन जो आइटम होती है ना, आइटम जो फिगर जो लेते मान ली सेल है तो वो सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी, लेकिन ईयर अलग अलग हो जाता है। तो इसके थ्रू क्या किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो फिगर है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा साल की, उनको साइड बाय साइड प्लेस किया जाता है। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर प्रीवियस ईयर की फिगर और फिर लिख दिया करंट ईयर की फिगर, ठीक है। ऐसे साइड बाय साइड क्या किया जाता है, उनको प्लेस किया जाता है। अब वो फिगर किसी के रिगार्डिंग भी हो सकती है, पीएनएल के रिगार्डिंग भी हो सकती है और बैलेंस शीट के अंदर भी। अब पीएनएल में है तो लाइक प्रोडक्शन हो गया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, इसको सेल भी बोलते हैं, या सेल को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। आप ये वर्ड भी बोल सकते हो कि अब जो है वो सेल वर्ड यूज ना कर क्या वर्ड यूज करते हैं हम, सेल की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। चाहे चाहे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से मैच करना हो, चाहे एक्सपेंसिव, चाहे प्रॉफिट, कुछ भी साइड बाय साइड, वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, ट्रेंड ऑफ चेंज एज वेल एज स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट एक इंटरप्राइज के बता देता है कि पहले सेल ज़्यादा थी, पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज़्यादा था या कम था आज के दौर में, यानी कि करंट ईयर से रिलेटेड। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। किसके बारे में बात करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें ईयर एक ही रहता है, करंट ईयर, लेकिन डिफरेंट आइटम, जो आइटम होती है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट, क्या हो जाती है, डिफरेंट। जैसे इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर मैं 100% मान लेता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल को 100 मान लेता हूं, तो बाकी सभी आइटम जो पीएनएल में दे रखी है उनका कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसका फॉर्मेट क्या होगा ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, हो जाएगा। याद क्या रखना है इसमें कॉमन साइज, सर ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल एनालिसिस होता है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, या आप इसको स्टैटिक एनालिसिस भी बोल सकते हो, यानी कि फिक्स एनालिसिस भी इसको बोला जा सकता है। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये भी पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों के अंदर कंपैरिजन दिखाता है। सर प्रॉफिट एंड लॉस में तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मान लेते हैं, तो बैलेंस शीट में किसके मानेंगे, टोटल एसेट को 100 मान लो या फिर टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी। अब आपको पता है सर एसेट और लाइबिलिटी तो बराबर होती है, लेकिन यहां पर जो मैं लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं वो होती है इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। इन दोनों को मिलाकर वर्ड यूज कर रहा हूं, टोटल लाइबिलिटी। ऐसा नहीं कि आप लाइबिलिटी को 100 मान लो, इक्विटी को फिर मानो, फिर टोटल एसेट को मानो, ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए वर्ड यूज किया जाता है टोटल एसेट, ठीक है। फिर आता है अपना ट्रेंड एनालिसिस। क्या आता है, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है,
आप एक बेस होता है, बेस ईयर कोई भी ले लो, मान लें 2020 मैंने बेस ले लिया, 2021, 2022, 2023, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके अंदर जो डेटा दे रखा था उसको मैंने 100% मान लिया। क्या मान लिया? 100। अब इसका इससे कंपैरिजन इसका, इससे कंपैरिजन इसका, और इसी से कंपैरिजन इसका करते हैं कि 2020 के कंपैरिजन में सेल कितनी बड़ी है 2021 में, 2022 में, 2023 में, कुछ भी मान लो आप, 2022-23 में, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ट्रेंड। यानी कि किसी भी ईयर को बेस माना जाता है, जरूरी नहीं कि जो पहले है उसी को बेस मानो, आप इसको बेस मान सकते हो, फिर इसका तीनों से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ये क्या करता है? ट्रेंड को बताता है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अपने टॉपिक है। फिर आता है अकाउंटिंग रेशियो। नेक्स्ट वन अपना क्या आता है? अकाउंटिंग रेशियो। इसमें क्या करता है कि एक नंबर है उसको अलग ग्रुप में डिवाइड कर लिया, एक नंबर को अलग ग्रुप में डिवाइड कर लिया, फिर उनका रेशियो निकाला जाता है। जैसे मैंने करंट एसेट को लिख दिया, फिर मैंने बी में लिख दिया करंट लायबिलिटी को। अब इनका कंपैरिजन जो करोगे, इनकी जो रेशियो निकालोगे, जिसको हम करंट रेशियो बोलते हैं, जो लिक्विडिटी को शो करती है, वो अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट हो गया आपका, ठीक है। कहने का मतलब इसमें आइटम्स को, सिमिलर नेचर के आइटम को एक ग्रुप में लिख लिया जाता है, इसी तरह दूसरे सिमिलर नेचर के आइटम को दूसरे ग्रुप में लिख लिया जाता है, और फिर इनका कंपैरिजन किया जाता है। यही क्या कहलाता है? अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। अगर मैं बात करता हूं कैश फ्लो की, तो इसने बोला सर प्रॉफिट और कैश फ्लो अलग अलग वर्ड है। क्या है? प्रॉफिट अलग है और कैश अलग है। हो सकता है कि किसी कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा हो लेकिन कैश उसके पास ना भी बचे, उसका पैसा ब्लॉक हो रखा है, ठीक है। हो सकता है किसी कंपनी के प्रॉफिट कम हो लेकिन कैश उसके पास ज़्यादा बल्क में हो सकता है। यहाँ तक कि अगर लॉस हो तब भी उस कंपनी के पास कैश हो सकता है। तो यानी कि कैश की सही पोजीशन जानने के लिए कि बिगिनिंग में कितना था, एंडिंग में कैश कितना है ईयर के, फाइनेंशियल ईयर के, वो जानने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्टडी करते हैं। अब इसमें सिर्फ कैश था, यानी कि करंट एसेट में सिर्फ किसको लिया गया था? कैश को। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फंड फ्लो स्टेटमेंट की, किसकी बात करते हैं हम? फंड फ्लो स्टेटमेंट की। इसके अंदर हम पूरा का कंप्लीट लेते हैं, वर्किंग कैपिटल में चेंज को लेते हैं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल में जो चेंज होता है वो फाइंड आउट करते हैं। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसके अंदर पैसा आया कहाँ से, सोर्सेज कहाँ पर, और उसका यूज कहाँ पर किया गया है, ये भी फाइंड आउट करते हैं। आप बोल सकते हो कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो एरिया है वो बड़ा है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, लेकिन कंपनी एक्ट के थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाना कंपलसरी किया हुआ है, ना कि फंड फ्लो स्टेटमेंट। हो जाएगा याद? ठीक है जी। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं हम, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट वो जगह, वो पॉइंट होता है जहां पर ना तो प्रॉफिट होता ना लॉस होता। जैसे मान लिया मैंने बोल दिया कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे पीछे जाओगे तो लॉस होगा, इससे आगे जाओगे तो प्रॉफिट होगा, जिसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बोला जाता है। तो ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। यानी कि 100 रुपये में आपने कोई गुड्स बनाया और उसको 100 रुपये में ही सेल कर दिया, वो क्या कहलाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ओवरऑल बात ये है कि सर कौन से मेथड का हम यूज करें या कौन से टूल का यूज करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए। तो कोई एक टूल परफेक्ट नहीं है। अपने बिजनेस के नेचर, साइज या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इनमें से एक से ज़्यादा टूल्स का यूज करोगे तो ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। वन बाय वन सबको पढ़ेंगे, कंपैरेटिव को भी, कॉमन को भी, रेशियो को भी, ट्रेंड को भी, ठीक है ना। कैश फ्लो, फंड फ्लो, सारा हम डिटेल में करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है सर? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया गया है, आपको कुछ चीजें तो आपको पहले ही पता है। सर ये हॉरिजॉन्टल होता है, सर ये डायनामिक होता है एनालिसिस। सर इसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का दिया जाता है, यानी कि मोर देन 2 ईयर, मोर देन 1 ईयर बोल लो, यानी कि 1 साल से ज़्यादा, यानी कि 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे हो सकता है। सर इसमें और क्या डिफरेंस करवाया था मैंने? ये परसेंटेज में और एब्सोल्यूट दोनों में रिजल्ट शो करता है, परसेंटेज और एब्सोल्यूट दोनों में रिजल्ट शो करता है। तो वही सब बातें हैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। हो जाए नहीं हो जाएगा। तो ये जो दिया गया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, किस चीज़ के लिए? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में विद एग्जांपल देके कंपैरेटिव का, वो यहाँ पर सारा का सारा डिटो आप कर सकते हो।
इसके अलावा ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इंटर पीरियड कंपैरिजन क्या होता है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है। इंटर पीरियड का मतलब होता है एक ही फर्म के अंदर अलग अलग ईयर का कंपैरिजन, और सॉरी इंट्रा फर्म के अंदर होता है एक ही फर्म का अलग अलग ईयर के अंदर कंपैरिजन, और इंटर फर्म क्या होता है एक ईयर में अलग अलग फर्म का कंपैरिजन। इंटर का मतलब होता है दो फर्मों के बीच में, टू फर्म, और इंट्रा का मतलब होता है वन फर्म, एक फर्म के अंदर ही आप कंपैरिजन करते हो पीएनएल और बैलेंस शीट का। सही याद रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, इसके रिगार्डिंग हम पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट किया क्यों जाता है, इसकी नीड क्यों पड़ी हमें। फर्स्ट वन होता है टू मेक डेटा सिंपलर और मोर अंडरस्टैंडेबल, यानी कि डेटा को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए ही हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अंडरस्टैंडेबल कैसे, जैसे नॉर्मली करंट ईयर लिखते थे आप जब भी बैलेंस शीट या पीएनएल बनाते थे, अगर इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर मेंशन कर दिया जाए तो इजीली एक ही नज़र में आप कंपैरिजन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, जिसको बोलते हैं एट ए ग्लांस, एक ही नज़र में आपको पता चलता रहेगा, साथ के साथ सर पहले कितना था अब कितना है, पहले कितना था अब कितना है, पहले कितना था अब कितना है। तो ये क्या है, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है, यानी कि 2 से ज़्यादा साल के आपको इसमें कंपैरिजन कर सकते हो ईयर्स का। ठीक है, तो क्या है, टू पुट डेटा फॉर ए नंबर ऑफ ईयर सिमिलर और कंपेरेबल फॉर्म में, यानी कि साथ में लिख सकते हो और कंपेरेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, साइड बाय साइड लिखा जाता है, ये भी और भी यूज होता है। फिर आता है टू इंडिकेट द ट्रेंड, ट्रेंड कब इंडिकेट करेगा, जब 2 से ज़्यादा साल का डेटा आप लिख दोगे, कितने से, 2 से ज़्यादा साल का डेटा आप लिख दोगे साइड बाय साइड, तभी क्या करता है, ट्रेंड को शो कर देता है। ठीक है, ट्रेंड का मतलब है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल कितनी की, प्रॉफिट कितनी की, दोनों के अंदर देखना। हो सकता है सर सेल ज़्यादा हो प्रॉफिट कम हो रहा हो, क्यों, क्योंकि सर कॉस्ट ज़्यादा आ गई है, ये हो सकता है। ठीक है, थर्ड वन आता है टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट, पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि इसके थ्रू कंपैरिजन करते हैं तो ये पता चल जाता है सर पहले सेल कितनी थी अब सेल कितनी है, पहले प्रॉफिट कितना था अब प्रॉफिट कितना है। ठीक है, पहले आपने मैनेजमेंट कैसी थी, अगर मान लिया जो ये सेल पहले से बढ़ गई, प्रॉफिट पहले से बढ़ गया, मतलब मैनेजमेंट एफिशिएंट है वरना इनएफिशिएंट है, हो जाएगा। फिर आता है टू कंपेयर द फर्म परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री। एवरेज परफॉर्मेंस क्या, देखिए मान लिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री दे रखी है, जिसके अंदर क्या है, कंपनी ए बी सी और डी, 4 फर्में हैं। अब इनका एवरेज निकाल लिया, मान लीजिए एवरेज आया ये 20% जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, चारों मिलाकर उनका एवरेज निकालते हैं तो, और एवरेज में खुद भी शामिल है। अब इस ए का कंपैरिजन करना इस एवरेज से, क्या से, एवरेज प्रॉफिट से। हो सकता है ए का प्रॉफिट हो 15%, हो सकता है ए का प्रॉफिट हो 25%। अगर ए का 25% है इसका मतलब एवरेज से ज़्यादा कमा रही है तो अच्छी मैनेजमेंट है, और ए का प्रॉफिट 15% है एवरेज से कम कमा रही है तो मतलब वीक मैनेजमेंट है। तो इसके थ्रू भी एनालिसिस किया जा सकता है। फिर क्या होता है, टू हेल्प फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब फ्यूचर से रिलेटेड आप एस्टिमेट लगा सकते हो, वो कैसे चलेगा, जैसे हम ये सेकंड पॉइंट पढ़ के आए थे, टू इंडिकेट द ट्रेंड। भाई ट्रेंड क्या है, लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है, वही तो ट्रेंड है। अगर आपको वो पता चल गया उसके बेस पर एक अगले साल का प्रोजेक्शन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोजेक्शन किया जा सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी को चेक किया जा सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया जा सकता है, फाइनेंशियल साउंडनेस को, सॉरी। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया गया है, यूटिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द कंपेरिजन, कि क्यों किया जाता है, इसका यूज क्यों किया जाता है, भाई क्या उपयोगिता है, हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे इसको, उपयोगिता, क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम कंपैरेटिव एनालिसिस स्टेटमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस स्टेटमेंट करने से इन्हांस हो जाता है किसका, जो आप रिपोर्ट पेश करते हो। रिपोर्ट कौन सी सर, जो पीएनएल और बैलेंस शीट देते हो ना, उसके साथ अगर आपने कंपैरेटिव लगा दिया तो लोग इजीली उसको समझ पाएंगे और आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, यानी कि एक मोर क्लैरिटी करता है कि इसमें नेचर एंड ट्रेंड ऑफ करंट चेंजिंग इफेक्टिंग द इंटरप्राइज, भाई कौन से चेंज है जो, मतलब कि सेल बढ़ गई कम हो गई, प्रॉफिट बढ़ गया कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम आ रही है ज़्यादा आ रही है, ये सारे के सारे इफेक्ट बिजनेस पे डालते हैं, इसको इजीली आप समझ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो आप ये बोल सकते हो नॉर्मल जो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है वो सिंगल पीरियड का दिखाया जाता है, जबकि कंपैरेटिव में आपको पता है करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर को भी शो किया जाता है, तो इसलिए ये भी बेनिफिट है इसका। ठीक है, इसके अलावा जो आप बोल सकते हो जो कंपनी एक्ट
2013 में है, उसके अंदर भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, उसमें भी हम प्रीवियस ईयर के करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर को मेंशन करते हैं। किसके कारण? क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस की विशेषता, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी यूटिलिटी इतनी बढ़ गई है कि नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वहाँ भी कंपैरेटिव एनालिसिस का प्रभाव देखा जा सकता है और वहाँ भी करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर को लिखा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप बोल सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो, जो गैप के रूल है, जर्नल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो इसके नियम का, रूल रेगुलेशन का भी फॉलो किया जा सकता है अगर आप उसको पैरेलल दिखाते हो। और क्या हो सकता है सर, जो भी आप पॉलिसी अकाउंटिंग की यूज करो उसके अंदर बार बार चेंज ना करो, चाहे वो डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग हो चाहे इन्वेंट्री के रिगार्डिंग। तो ये थी इसकी यूजफुलनेस, कि इसलिए इसका यूज किया जा रहा है। तो अब पता चल गया कि नॉर्मल बैलेंस शीट के अंदर भी प्रीवियस ईयर क्यों दिखाते हैं, क्योंकि सर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कारण। नेक्स्ट बनाता है कौन सी टेक्निक है जो इसको प्रेजेंट करती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस को। सबसे पहले ये एब्सोल्यूट फॉर्म में भी दिखाता है और इंक्रीज डिक्रीज में दिखाता है एब्सोल्यूट डेटा, और परसेंटेज फॉर्म में भी दिखाता है इंक्रीज और डिक्रीज को। किसमें? एब्सोल्यूट फॉर्म में। एब्सोल्यूट फॉर्म में कैसे, देखिए, मानिए कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल हुई 2018 में 2 लाख, 2019 में हुई 2,50,000, ये तो होगी एब्सोल्यूट डेटा, रुपीज में कन्वर्ट करना। अब ये बढ़ा या कम हुआ ये इसमें दिखाएंगे नेक्स्ट पॉइंट में। सर 50,000 रुपये से आपकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल बढ़ गई है, कितने परसेंट बढ़ी, अभी कैसे निकालेंगे, देखो पहले 2 लाख, फिर 2019 में कितनी हुई 2,50,000, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, सर आप बोलोगे सर इंक्रीज हुआ, कितने का, 50,000 का। ये तो हो गया एब्सोल्यूट में। किस में हो गया? एब्सोल्यूट में, यानी कि सर अमाउंट में हो गया। अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज की, देखिए इस साइड कर रहा हूँ मैं, अगर मैं बात करता हूँ ये जो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सर 50,000 रुपये कमाए हैं, कितने पे, प्रीवियस ईयर सर 2 लाख पर, इंटू 100। अगर ये कट करोगे तो कितना हो जाएगा, करेंगे तो 25% कितना हो जाएगा, 25%। तो ऐसे परसेंटेज में होते हैं। और जब हम ये परसेंटेज में करते हैं तभी आंसर को एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि परसेंटेज जो होता है उससे साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कंपनी का है वो मैटर नहीं करता। भी किसी कंपनी ने 1 लाख रुपए लगाकर 25% कमाया है या 10 लाख रुपए लगाकर 25% कमाया है। ठीक है, तो यानी कि कंपैरिजन इजीली किया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट वन क्या दिया गया है, देखो इसमें रेशियो के फॉर्म में भी कंपैरिजन किया जा सकता है। जैसे 2,50,000 को ऊपर रख लिया करंट ईयर को, नीचे कर दिया प्रीवियस ईयर को, ये 1.25 है, यानी कि पहले अगर 1 था तो ये 1.25 है, यानी कि 1.25 गुना हो गया इसका। फिर आता है यूज ऑफ क्युमुलेटिव फिगर एंड एवरेज। इसका यूज क्या, क्युमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, इनको सबको जोड़ लो भाई। ठीक है, जैसे 2,10,000, 1,80,000, 2 लाख, 2,50,000, ये बन गए 8,40,000। कितना बन गया ये, 8,40,000। ये अपना बन गया 8,40,000। देखिए 2,10,000, 1,80, 2 लाख रुपये और 2,50,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,40,000। कितने साल हो गए, 16, 17, 18, 19, 4 साल सर। एवरेज कितना आ गया, 2,10,000। यानी कि आप एवरेज भी निकाल सकते हो और इस एवरेज का फिर हर साल से कंपैरिजन कर सकते हो, एवरेज से कम कमाया ज़्यादा कमाया। तो आपने देखा है कि एवरेज से सर 2019 में तो ज़्यादा कमाया एवरेज से, ठीक है, ज़्यादा सेल की है, और 2016 में बराबर सेल की है, और 17-18 में सेल जो है वो एवरेज से कम रही है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो। ये सारा का सारा किसके थ्रू हो रहा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू हो रहा है। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, इनका फॉर्मेट अपने से पूछ सकता है, क्या हो सकता है, फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए बस। तो इसमें क्या कुछ दिखाते हैं, एडवांटेजेस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। सर बेनिफिट तो ये है कि नॉर्मल बैलेंस शीट में 1 साल का डेटा दिखाया जाता था, और कंपैरेटिव के थ्रू हम प्रीवियस ईयर का भी डेटा साथ में दिखा देते हैं, करंट ईयर। ये आपको ध्यान रखना है पहले बेनिफिट। दूसरा क्या बेनिफिट है कि जो ये बैलेंस शीट है नॉर्मल, ये सर एक फोकस ऑफ स्टेटस पे फोकस करती है। ठीक है, यानी कि ये क्या करती है, स्टेटस पे फोकस करती है, जबकि कंपैरेटिव बैलेंस शीट में 2 साल दिखाते हैं तो ये चेंज पर फोकस करती है, जिसको हम फ्लो व्यू कंसेप्ट बोलते हैं।
फ्लो का मतलब होता है चेंज होना, ये भी हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड वन क्या दे रखा है कि सर ये नॉर्मल बैलेंस शीट से ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, या आप बोल सकते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट से ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 साल से ज़्यादा का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इंटरलिंक। ये रिलेशन शो करता है किसके बीच में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट के बीच में। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता चलती है, और बैलेंस शीट से क्या चलता है पता आपको, बैलेंस शीट से आपको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आपने की है उसका क्या इफेक्ट पड़ा है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल पे, वो पता करते हैं। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस तो सर प्रॉफिटेबिलिटी को शो करेगा, किसको शो करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी को। और बैलेंस शीट क्या करेगी, बैलेंस शीट शो करेगी आपकी पोजीशन को। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सोलवेंसी को, ये हम बोला जा सकता है, या लिक्विडिटी को आप वर्ड यूज कर सकते हो ये। यानी कि पीएनएल के थ्रू जो इंपैक्ट होता है वो एसेट बैलेंस शीट पे पड़ता है। इन सबको शो कौन करता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू पता चला जा सकता है परसेंटेज की फॉर्म में। अब आता है सर इसका फॉर्मेट बनाना आपको, बस वो फॉर्मेट ही आपको याद रहना चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं है। सबसे पहली बात है ये वर्टिकल फॉर्मेट के थ्रू बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, ये वर्टिकल फॉर्मेट होता है। देखिए करते हैं वन बाय वन। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कब दी गई है, 31 मार्च 2020 और 21। आपको पता है कि ये जो 20 दे रखा है वो प्रीवियस ईयर है, 21 दे रखा है वो करंट ईयर है। तो 5 कॉलम बनते हैं इसमें, एक बनता है पर्टिकुलर का जिसमें डेटा लिखा जाता है एसेट और लायबिलिटी का, एक दूसरा दे रखा है इसके अंदर प्रीवियस ईयर लिखा जाता है, तीसरे में करंट ईयर लिखा जाता है, और फिर ये 2 कॉलम जो है वो अलग बनाए जाते हैं। कॉमन साइज में 1 कॉलम बनता है, सिर्फ यही है, जबकि एब्सोल्यूट कंपैरेटिव में 2 कॉलम बनते हैं। इसका इंक्रीज डिक्रीज का भी कॉलम अलग से बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना नॉर्मल बैलेंस शीट है ये। तो यहां तक तो अगर मैं बात करता हूं, यहां तक तो नॉर्मल बैलेंस शीट है, जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं, कोई भी अलग काम नहीं है यहां तक। तो ये है कंपैरेटिव वाला। तो सर एक तो इसमें एब्सोल्यूट चेंज दिखाया जाता है, इंक्रीज डिक्रीज दिखाया जाता है रुपए की फॉर्म में, मान लिया कि 100 रुपये, और एक में दिखाया सर 10%, ये परसेंटेज के फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है, ये सब आपको, ये क्या है सर, ये एक वर्टिकल फॉर्मेट है। क्या है, वर्टिकल फॉर्म दे रखा है। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस था, ये वर्टिकल फॉर्म हो गया। अरे जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना वो वर्टिकली बनाते हैं, बैलेंस शीट और पीएनएल, बैलेंस शीट और पीएनएल वर्टिकल बनाते हैं। लेकिन मैं बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का हॉरिजॉन्टल एग्जांपल है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें आपको। ठीक है ना, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, चाहे बैलेंस शीट बनाओ चाहे पीएनएल बनाओ, दोनों के अंदर दोनों के क्या करेंगे सर, वर्टिकल फॉर्मेट बनता है। इनका फॉर्मेट कैसा बनता है, सांचा कैसा बनता है, वो वर्टिकल बनता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। क्या कुछ आ सकता है इसमें, देखिए इसमें दिया गया है आपका, एक साइड दिया गया है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा दिया गया है आपके पास एसेट्स। तो इक्विटी लायबिलिटी के आगे पार्ट डिवाइड कर दिए, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और आपका करंट लायबिलिटी। जो शेयर होल्डर फंड दे रखा है, देखिए शेयर होल्डर फंड ये तो होता है इनसाइड लायबिलिटी। क्या होते हैं, इनसाइड लायबिलिटी। और जो ये सारा दे रखा है ये होता है आउटसाइड लायबिलिटी। क्या होता है, आउटसाइड लायबिलिटी। बस ये ध्यान रख लेना, दो जगह से पैसा आएगा लायबिलिटी से और उसका यूज करते हैं फिर हम। तो इसमें क्या दिया जाता है, देखिए इसके अंदर आपको कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन करना। मान लें कि शेयर कैपिटल दे रखी थी आपको प्रीवियस ईयर की 10,000, ठीक है, या 1 लाख मान लो, और करंट ईयर की दे रखी कितने की, 2 लाख की। तो कितना बढ़ गया सर, 1 लाख प्लस में हो गया, बोलो हाँ या ना, हाँ जी। परसेंटेज में निकालें कैसे, 1 लाख डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर वाला 1 लाख इंटू 100, सर 100% बढ़ गया। तो ये आप राजे परसेंटेज, बस ऐसे ही निकालना है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ट्रेड पेबल कि सर 5,000 के थे, ये 6,000 हो गया, कितना बढ़ा सर, 1,000। कितने पे बढ़ा, 1,000, 5,000 पे, बेस ईयर तो यही लेंगे इंटू 100 करोगे तो आप 20% हो गया सर ये। तो क्या हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं। सपोज करो लोन, देखो लोन ले रखा था पहले 40,000 का, फिर लोन कर दिया अपने को 30,000 का, तो सर 10,000 का हमने लोन की पेमेंट कर दी माइनस, तो 10,000 किसके ऊपर है, 40,000 के ऊपर, और 25% आ जाएगा। ये ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे शो करना होता है। यानी कि
इसको इसके बेस पे करना था, यानी कि बेस ईयर इसको मान लेते हैं बस। बिल्कुल डिट्टो आसान सा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है और अपना प्रैक्टिकल वगैरह नहीं पूछता इतना। लेकिन करंट एसेट के अंदर क्या क्या होते हैं देखिए, नॉन करंट एसेट्स और आपकी करंट एसेट। टोटल एसेट के अंदर करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। जो नॉन करंट एसेट होते हैं ना, फिक्स एसेट, पहले फिक्स एसेट और करंट एसेट वर्ड लिखते थे और इनको अलग अलग लिखते थे, इंटेंजिबल को, गुडविल वगैरह को। लेकिन अब क्या कर दिया, ये सारे नॉन करंट एसेट में डाल दिए कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ आती है, करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी। अगर एडवांस दे रखा, लोन एंड एडवांस, ये एसेट होता है एडवांस। कंपनी ने एडवांस दिया, लिया नहीं है। लेने को क्या बोलते हैं, लेने को वर्ड यूज करते हैं ब्रोविंग। क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्रोविंग। ये तो लिया, ये तो लाइबिलिटी में होता है और एडवांस जो होता है वो एसेट में होता है। देखिए दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पर ये ब्रोविंग है, चाहे शॉर्ट टर्म है, और एडवांस है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। बस ये ध्यान रख लेना, ब्रोविंग लाइबिलिटी, एडवांस अपनी एसेट्स होती है। ठीक है, तो ये थी अपनी बैलेंस शीट और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इसके बाद देखिए कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है कंपैरेटिव वाला, इसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन इनसे मिलती है वो देखिए। सबसे पहले तो क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये देखो नॉर्मली तो क्या सर, ये दिखाता है सर प्रॉफिटेबिलिटी को। किसको दिखाता है, प्रॉफिटेबिलिटी को। ठीक है, यानी कि लाभ को दिखाता है सर, प्रॉफिट को दिखाता है। और जो बैलेंस शीट थी वो किसको दिखाती थी, देखो बैलेंस शीट है ना, एक चीज और आपको जो ध्यान रखना है मैं बता देता हूं। एक तो वर्ड यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या वर्ड यूज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर इसका मतलब होता है, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है और बैलेंस शीट भी आती है। एक वर्ड यूज करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर सिर्फ बैलेंस शीट आती है, पीएनएल नहीं आता, ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप। ठीक है, तो ये क्या करता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है, यानी कि सर प्रॉफिट को शो करता है, कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर है ना, जब फॉर्मेट बनाते हैं उसके अंदर अलग अलग हेड बना रखे हैं, इसलिए इस प्रॉफिट को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या सर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको सेल भी बोला जा सकता है। दूसरा क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इस पार्ट में बनाया, यानी कि खर्चा है। इसके बाद क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और फिर नेट प्रॉफिट। ये आपको चारों बातें पता चलती किससे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है या इसका पर्पज क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, ये फैसिलिटेट करता है, कंपैरिजन करता है बहुत सारी आइटम का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, 2 या 2 से ज़्यादा साल। अब देखो 1 साल नहीं लिखेंगे कहीं भी, क्योंकि कंपैरेटिव है तो 2 से ज़्यादा साल। इंक्रीज डिक्रीज को दिखाता है सर एक्सपेंडिचर में, परसेंटेज अमाउंट में भी दिखाता है और परसेंटेज में भी दिखाता है। ठीक है, प्रॉफिट भी कितना बड़ा कम हुआ ये बता देता है, प्रॉफिटेबिलिटी को फोरकास्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पूछी जाइए। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस कंसर्न, या बिजनेस जो आप ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मेट देखिए इसका भी क्या है, फॉर्मेट आपने देखा हो तो बैलेंस शीट के अंदर जो लिखा जाता है वो एज एट वर्ड लिखा जाता है, ना कि एज ओन। एक तो ये ध्यान रख लेना कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है फॉर द ईयर एंडेड या ड्यूरिंग द ईयर वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग द ईयर। अगर ये फॉर द ईयर एंडेड दे रखा है तो पहले ये लिखना है, नहीं दे रखा तो ड्यूरिंग द ईयर हम यूज किया जा सकता है, साल के दौरान। सेम डिट्टो वही फॉर्मेट इसमें बनेंगे, पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। आपने देखा हो तो देखो वहां तो लिख रखा था क्या 2020 और यहाँ क्या लिख रखा था 2021। कहाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ बैलेंस शीट की। लेकिन आपने नोटिस किया हो तो पीएनएल में 19-20 ऐसे दिखा रखा है। क्यों, क्योंकि पूरे साल का लिया गया इसमें। और ये जो नॉर्मली दिखाया ही जाता है बैलेंस शीटों में, लेकिन जो हम जो शो करने वाले ये 2 कॉलम बनते हैं एक्स्ट्रा, जो कि कॉमन साइज में ये एक ही बनता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। आइए करते हैं इसको भी फॉर्मेट भी। वही सबसे पहले क्या है, देखो क्या कुछ दे रखा सबसे पहले आपका दे रखा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। पहले तो जो सेल से पैसा कमाया वो लिख दो जी यहाँ पर। फिर क्या कर दो, फिर कर दो अदर इनकम। क्या कर देंगे, अदर इनकम, इनके सेल के अलावा कहीं से कमाया वो। फिर इस टोटल इनकम को जोड़ लो, सेल वाली और जो आपकी अदर इनकम है उसको जोड़ दो। फिर उसमें से घटा दो चौथे नंबर पे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो सकता है। क्या हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो सकता है, या फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है, कि जो परचेज के लिए मटेरियल खरीदा वो हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर
आप हो सकते हो चेंज इन इन्वेंट्री। अब मैं अगर बात करता हूँ चेंज इन इन्वेंट्री की, देखो अगर मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 दे देता हूँ और इसको नंबर 3 दे देते हैं, तो चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है चेंज इन इन्वेंट्री। भाई स्टार्टिंग में कितना था स्टॉक, अब कितना है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा लेता हूं तो इन्वेंट्री वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? इन्वेंट्री। अगर अलग अलग लेता हूं तो इनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टॉक। क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टॉक। बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना, यानी कि इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है। ठीक है, अब आते हैं, तो अपना फर्स्ट क्या था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सेकंड था आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और थर्ड स्टॉक इन ट्रेड का मतलब आपने माल का ऑर्डर दे रखा, माल आ रहा है, वो स्टॉक इन ट्रेड। या फिर इसके बाद बोल सकते हैं कि चेंज इन इन्वेंट्री। और चौथा आता है इंप्लॉयज बेनिफिट। इंप्लॉयज बेनिफिट में वो हर खर्चा, यानी कि ये इनकर्ड ऑन इम्प्लॉयज, जो इम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा किया जाता है वो इम्प्लॉयज बेनिफिट में आ जाता है। कैसे? जैसे सर पीएफ प्रोविडेंट फंड का पैसा हो सकता है, सैलरी हो सकती है, वेजेज हो सकती है, पेंशन हो सकती है, ग्रेजुइटी हो सकती है, सब कुछ इसी का आ जाएगा। फिर आता है फाइनेंशियल कॉस्ट, पैसे जो अपने पैसा लिया उसके ऊपर ब्याज वगैरह जो देते हैं। ठीक है, डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट, सब इसमें आ जाएगा। और फिर आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगता है सर फिक्स एसेट पे या टेंजिबल एसेट पे, और एमोटाइजेशन लगता है सर इंटेंजिबल एसेट पे। फिर कोई खर्चा बच गया तो और आ जाएगा 6 नंबर पे। तो ये आपको ऐसे करना है। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में क्या आता है? लास्ट में सर हम करेंगे एक्सपेंडिचर का टोटल कर लेंगे। एक्सपेंडिचर का टोटल कर लिया तो जो थर्ड में क्या था सर? टोटल इनकम। और फोर्थ में क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर। घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन अब तक टैक्स नहीं घटा, इसलिए बिफोर टैक्स। फिर टैक्स घटा देंगे, फिर आफ्टर टैक्स। अच्छा, एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जो आएगा, इन दोनों का कंपैरिजन करके यहाँ लिखना है, और यहाँ पर फिर परसेंटेज निकालना है। ऐसा मत करना कि इसको जोड़ के तो यहाँ लिख दो टोटल में, इसको जोड़ के यहाँ लिख दो, इसको जोड़ के यहाँ लिख दो। ऐसा नहीं करना, किसमें? परसेंटेज में खासकर। ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। तो ये था आपका टूल्स किसके लिए? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो ये सारा का सारा हमने कर लिया, कंपैरेटिव वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।